कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अब तक कई सारे टर्म पढ़ लिए, एनेंशियोमर्स पढ़ लिए और डायस्टीरियोमर्स पढ़ लिया, रेसमिक मिक्सचर पढ़ लिया। ये 3 अलग अलग टाइप के टर्म पढ़ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्या देख लिया है। फिशर प्रोजेक्शन में एक बात हम लोग ने ये देख ली है कि यदि हम इसके अंदर इंटरचेंज करेंगे और वो इवन इंटरचेंज हुए तो क्या होगा, यदि वो इंटरचेंज ऑड हुए तो क्या होगा, इस चीज के बारे में हम लोग ने बात कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ये जो प्रोजेक्शन बना हुआ है फिशर प्रोजेक्शन, इसमें एक चीज और देखो। अगर पहले हमने कहा इसको पलटना अलाउड नहीं है, ठीक है ना, पलटने पर प्रोजेक्शन का नेचर जो है वो बदल जाता है। लेकिन आप इसको पेपर के प्लेन में 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 नहीं, 90 नहीं रोटेट करना है, क्योंकि 90 रोटेट करने का मतलब क्या होगा, देखो ये ऐसे है, इधर वाला ऐसे है। 90 रोटेट करने पर तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। 90 रोटेट करना अलाउ नहीं है। लेकिन हां, यदि आप इसको पेपर के प्लेन पर 180 डिग्री रोटेट कर दें तो आपका सेम मॉलिक्यूल जनरेट होगा, तो आपका सेम मॉलिक्यूल बनेगा। ये अगला ऑपरेशन सीख लीजिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो आपने पिछले टर्न पे सीखा है, पिछले एपिसोड में सीखा है, उस चीज को यहां अप्लाई कर लो। देखो, पेपर के प्लेन पर 180 रोटेट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां ये जो रेड वाली बॉल है बच्चों, वो कहां चली आएगी, इधर, ठीक है। येलो वाली बॉल कहां चली जाएगी, इस साइड की तरफ। ग्रीन वाली बॉल कहां चली जाएगी, इस साइड की तरफ। और ये ब्लू वाली बॉल जो है वो कहां चली आएगी, इस साइड की तरफ, ठीक है। वास्तव में ये और ये कंपाउंड कैसे हैं, सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आप देखो जो आपने अभी सीखा है उसको यहां देख लो, इसमें और इसमें, यानी ये ए स्ट्रक्चर में और इस बी स्ट्रक्चर में एक खास बात है। जरा देखो, इसमें आपने किया क्या है, वास्तव में इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये कितना इंटरचेंज कहलाता है, 1 इंटरचेंज कहलाता है, ठीक है। ये ग्रीन वाली आप ब्लू पर ले आए, ब्लू वाली को आप ले गए ग्रीन पर, ये भी आपका क्या कहलाता है, एक इंटरचेंज कहलाता है। यानी आपने यहां पर कर दिए कितने इंटरचेंज, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। और जब आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो आपको पता है कि क्या होता है, आपका सेम मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन आपने अभी सीखा कि यदि आप कोई भी मॉलिक्यूल हो, ऐसा नहीं एक कायरल सेंटर वाला, कोई भी मॉलिक्यूल, यदि उसको आप कोई भी प्रोजेक्शन बना हुआ है, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात हो रही है, फिशर प्रोजेक्शन बना हुआ है तो वो फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री पेपर के प्लेन पर रोटेट करना अलाउ है, ठीक है। अच्छा, अब जरा सा मैं और कुछ बात करता हूं आपसे। देखो बच्चों, अगर मैंने आपके सामने ये मॉलिक्यूल रखा, जरा देखना, इधर मैंने COH रखा, इधर H रखा, इधर OH रखा, इधर OH रखा, इधर H रखा, यहां पर COOH रखा, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने ये रख दिया, इधर OH, इधर OH, इधर COH, इधर भी COH। क्या लगता है आपको कि ये मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है या ये आपका एनेंशियोमर है, ठीक है। देखो बच्चों, ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है। वास्तव में ये मॉलिक्यूल जो ए मॉलिक्यूल है और ये जो बी मॉलिक्यूल है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि सर ये तो एक दूसरे की ऑब्जेक्ट इमेज लग रहे हैं, लग भले रहे हैं, बट ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। आप यदि इस मॉलिक्यूल को पेपर के प्लेन पर पलट दीजिए 180 डिग्री,
अगर आप इसको 180 डिग्री पेपर के प्लेन पर पलट दोगे तो इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर COH रहेगा, इधर H रहेगा, इधर H रहेगा, इधर COH रहेगा। देखो, अब इसको उठाकर इस पर रख दो, सुपर इंपोज हो जाएगा, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल दो नहीं हैं बल्कि एक है। ये बात समझ में आई। अब देखो, इसको करने का एक तरीका देखो। कल आपने जो वीडियो देखा था उस वीडियो में क्या चीज थी? माचिस की तीली थी। उस माचिस की तीली की इमेज बनाई गई थी और कहा गया था कि ये दोनों चीजें जो हैं वो दो चीज नहीं है बल्कि सेम है। क्यों? देखो, इसको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप इस माचिस की तीली को देखो तो इसके अंदर आपको क्या मिल रही है? POS मिल रही है। इस माचिस की तीली के अंदर आपको क्या मिल रही है? POS मिल रही है। अगर तो किसी मॉलिक्यूल में आपको POS या COS मिल गई तो वो मॉलिक्यूल, वही बात है फिर से, वो मॉलिक्यूल और उसकी इमेज दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, वो एक ही चीज होगी। मेरी बात समझ में आ रही? और देखो, यहां इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिल रही है? ये मिल रहा है POS। यानी इसकी यदि आप इमेज के बारे में बात करोगे तो ये इमेज नहीं होगी, ये दोनों कैसे कंपाउंड होंगे? आइडेंटिकल। ये मजा आया आपको POS सीखने का या COS सीखने का? ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसी में मैं अगला एक मॉलिक्यूल बना लेता हूं, फिर आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं नई। यहां मैंने ये मॉलिक्यूल ऐसा बना लिया, इधर OH कर दिया, इधर H कर दिया, इधर OH कर दिया, इधर H कर दिया, इधर COH लगा दिया। ठीक है, ये COH लगा दिया। अब मैंने आपको इसकी दूसरी, अरे यार ये गड़बड़ एक बना दी, एक सेकंड बच्चों। इधर ऐसा करते हैं तो कैरली नहीं रहा ना, इधर हम कर देते हैं ऐसा, इधर कर देते हैं H, इधर लगा देते हैं OH। ठीक है, अब इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज इधर H, इधर OH, इधर COH, इधर OH, इधर आपका H, इधर COH। अच्छा, एक बात और देखो, एक सेकंड में इसको और एक चीज बताऊं। यहां POS मिल रहा है। अगर POS मिल रहा है इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी यहां क्या चीज हो रही होगी? इसको कैसे हमने बताया? इसका मतलब मॉलिक्यूल का एक पार्ट यदि PPL को एक साइड में घुमा रहा होगा तो दूसरा पार्ट में भी सेम एटम है, ये आपका इसको दूसरे साइड में घुमा देगा। यानी पक्के तौर पर अगर ऊपर वाली फॉर्म R है तो नीचे वाली फॉर्म S होगी। अगर ऊपर वाली फॉर्म R है तो नीचे वाली फॉर्म S होगी और ये पर्टिकुलर चीज आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। अगर ऊपर R और नीचे S, चेक कर लो जल्दी से। पहली प्रायोरिटी किसको दे दी आप लोगों ने? पहली प्रायोरिटी दे दी इसको। ठीक है, चौथी प्रायोरिटी मिल गई किसको? इसको। ठीक है, पहली चौथी। अब इधर आ जाओ, कार्बन कार्बन। ठीक है, यहां लड़ाइयां तो अभी कुछ नहीं हुआ, यहां कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। ये कार्बन 3 O से जुड़ा हुआ है, याद आया? ये वाला कार्बन जो है, एक कार्बन एक O और एक H से जुड़ा है, मतलब ऊपर वाला जीतेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां तीसरा लिखते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और ये आ गया तीसरा। कौन सी फॉर्म हो गई? 1 2 3 होनी चाहिए थी आपकी कौन सी फॉर्म? S, बट होगी कौन सी? R। और जब आप इसको निकालोगे तो ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी? S। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा हम इधर चलते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को देखिए। पहले ये बताइए कि क्या जो आपने अभी सीखा है, इस वाले मॉलिक्यूल को, ये जो B वाला मॉलिक्यूल है,
इस बी वाले मॉलिक्यूल को क्या पेपर के प्लेन पर आप घुमाकर इसके बराबर प्रूफ कर पाओगे? क्या इस मॉलिक्यूल को पेपर के प्लेन पर 180 घुमाना है, फिशर प्रोजेक्शन है, 180 डिग्री घुमाकर क्या इसके बराबर प्रूफ कर पाओगे? तो जवाब होगा नहीं। ठीक। क्या इसके अंदर कोई पीयूएस मिल रही है? ना। अब जो मैं बात इस मॉलिक्यूल को से समझाना चाहता था आपको, वो बात ये है कि आप कभी भी सीओएस नहीं देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। सीओएस ऑब्जर्व नहीं करेंगे फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इधर सर ये OH है, इधर ये OH है, इधर H है, इधर H है, इधर COH, इधर COH। ये COS वाली बात फिशर प्रोजेक्शन में नहीं देखी जाती। सर क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि सोचो बच्चों, अगर मैंने कहा आपसे कि ये जो चीजें ऐसी हैं, ये OH वाला ग्रुप लगा है ऊपर वाले कार्बन पर, ठीक है, ये OH वाला ग्रुप लगा है नीचे वाले कार्बन पर। अब आप सोचिए, आपने कहा यहां COS है, यहां से आप इधर जाने में पेपर के प्लेन के बाहर आ रहे हैं, तो COS होने के लिए यहां आपको पेपर के प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा। यहां पर आपको पेपर के प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां आप COS नहीं देख पाओगे। लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। यानी अगर हमको ऐसे दे दिया जाता, अब जरा मेरी एक बात और छोटी सुनो, अगर हमको मॉलिक्यूल ऐसा दे दिया जाता CH3 CHOH, या ऐसे लिखते हैं इसको, एक सेकेंड देखो, मान लो मॉलिक्यूल हमको ऐसे दिया जाता COOH CHOH, फिर कहा जाता CHOH, और फिर होता COH। ठीक। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता। ठीक है। अब जरा देखना इसको कैसे सोचता हूं मैं। यहां पर ये पर्टिकुलर कार्बन कायरल है, ये पर्टिकुलर कार्बन कायरल है। ठीक है। देखो, अब मैं इन दोनों के इर्द गिर्द में ये सोचता कि ये फॉर्म हो सकती है R, जैसे मैं पहले सिस ट्रांस सोचता था, ये फॉर्म हो सकती है R, ये फॉर्म हो सकती है R, एक ये होता। ठीक है। अच्छा, ये R और ये R, अगर ये R फॉर्म है तो इसकी इमेज क्या हो जाती? S और S। एक ये केस होता, एक ये केस होता R और S, और इसकी इमेज होती S और R। R और S, और इसकी इमेज क्या हो जाती? ये हो जाती, एक मिनट, R और S है ना, तो इसकी इमेज क्या हो जाती? ये हो जाती, एक सेकेंड, क्योंकि ये पास वाला है ना, अगर ये R है, ये वाला S है, तो इसकी इमेज, मतलब मैं ये बात कर रहा हूं आपको, मैं इसकी थोड़ी फील दो जरा सा। देखो, ये यही मॉलिक्यूल बनाया है, जब ये R फॉर्म थी, ठीक है, तो इसकी इमेज ये कौन सी फॉर्म आई थी? S फॉर्म आई थी। ये वाली फॉर्म कौन सी आई थी? S फॉर्म आई थी। ठीक है। ये S थी, तो ये वाली फॉर्म कौन सी आई थी? R आई थी, आई थी। अच्छा, यानी यदि ये RS है यहां की तरह, तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी?
ये आ जाएगी एस और आर, ठीक है ना, ऊपर वाला जैसे बनाया। अच्छा, अब आपने यहां एक चीज खास ये देखी थी कि जब आर एस है तो यहां पर मिल रही थी क्या? एग्जैक्टली पीओएस, पीओएस मिल रही थी। मतलब तब हमें इसकी इमेज का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अगर पीओएस मिल रही है तो कंपाउंड में ऑब्जेक्ट और इमेज दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, वो एक ही चीज होगी, सुपर इंपोज कर जाएंगी। यानी इसके अंदर टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? देखो, एक ये बनेगा। अभी इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसकी टेंशन मत लो, ये तो हमने सिर्फ एक चीज पर जाने के लिए आपको बताया। ये दूसरा फॉर्म बनेगा, ठीक है, और ये दो फॉर्म नहीं है, एक फॉर्म है, यानी आंसर आएगा 3, ठीक है। अभी इसके बारे में टेंशन न लीजिए, इसको हम लोग और इसके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां हम एक चौथी बात पढ़ने जा रहे हैं, चौथा टर्म पढ़ने जा रहे हैं, और ये टर्म है आपका मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन पर चले जाते हैं। मीजोफॉर्म किसी भी जगह पर हम उस स्टीरियो आइसोमर को कहते हैं जो पहली बात ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, फर्स्ट चीज, और उसकी एटलीस्ट एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर जरूर होना चाहिए जो आपका शो कर सकता हो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तभी आप उस फॉर्म को कह सकते हो क्या? मीजोफॉर्म। पहली बात क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए मतलब कंपाउंड में होनी चाहिए पीओएस या सीओएस, एक चीज होनी चाहिए। लेकिन मीजो कहने के लिए सिर्फ ये चीज काफी नहीं है, आपको उसका एक स्टीरियो आइसोमर ऐसा ढूंढना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज सोचनी पड़ेगी, आराम से मिल जाएगा। एक स्टीरियो आइसोमर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। अगर तो ऐसा हो गया तो मतलब कंपाउंड हम मीजो कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जो एग्जांपल हमने ये लिया था, ये वाला, क्या ये फॉर्म आप मीजो कह सकते हो? देखो, पहली बात ये सोचो कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बिल्कुल है। मीजो पेयर को नहीं कहा जाता, मीजो एक ही चीज को कहा जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर पीओएस है, हां भाई है, पीओएस है, इसका मतलब कंडीशन तो डेवलप हो रही है मीजो कहने की। लेकिन पहले काम क्या करो, इसकी कोई एक फॉर्म देखो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो देखो, OH सेम साइड थे, अगर OH आपका बदल दिए जाएं तो ये फॉर्म तो कैसी हो गई? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। मतलब हम इसको आराम से कह सकते हैं मीजोफॉर्म। मीजो की कंडीशन समझ में आई? ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होना चाहिए, लेकिन उसकी एक फॉर्म जरूर मिलनी चाहिए जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। जैसे मैंने आपसे कहा, एक ये पर्टिकुलर केस देखो जरा सा, यहां पर हमने CH3 लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, इधर H लगा दिया, ठीक है। क्या इस फॉर्म को मैं मीजो बोलूं? तो क्या क्या जो जो बोला मैंने फिर से सुनो। सबसे पहले चेक करो क्या इसके अंदर पीओएस या सीओएस है, तो इसको तो अंधा भी काटेगा तो 2 इक्वल हाफ में ही काटेगा, यानी पीओएस जो है वो यहां मिल गई। पीओएस मिल गई तो सिर्फ मीजो नहीं कहेंगे आप इसकी कोई एक फॉर्म सोचिए जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रही हो। मतलब क्या? मतलब जिसके अंदर ना पीओएस हो ना सीओएस हो। जैसे दोनों CH3 सेम साइड हैं,
दूसरी फॉर्म का मतलब एक ही तो और बना सकते हो आप, और वो क्या? एक CH3 को एक साइड कर दो, दूसरे CH3 को इस साइड कर दो, यहां H कर दो, यहां H कर दो। अब ये जो फॉर्म बनी है, क्या इसके अंदर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, उसके लिए आप पता करो कि POS है, नहीं है। कहां से जो भी आपको लगे आप काट के देखो, POS नहीं है, COS नहीं है, यानी ये कंपाउंड और इसकी इमेज एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल नहीं हो पाएंगी। ये कंपाउंड और इसकी इमेज, इधर हमने कर दिया H, इधर हमने कर दिया CH3, इधर हमने कर दिया CH3, इधर हमने कर दिया H। ये आपका एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल नहीं हो पाएंगी, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगी। इनको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं, यानी इस कंपाउंड को हम पक्का मीजो बोल देंगे। तो सर इसका मतलब तो हमेशा ही ये चीज वैलिड होनी चाहिए? नहीं, आप जरा इस फॉर्म को देखो। जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया, इधर मैंने कुछ भी CH3 लगा दिया, और इधर मैंने एक और CH3 लगा दिया। अब जरा सोचो, क्या इस कंपाउंड को मैं मीजो कहूं? अब जरा देखो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आपका POS है, बिल्कुल है। इसी ग्रुप के अबाउट काट दीजिए तो ये भी आधे आधे हो जाएंगे। POS है, बिल्कुल है। क्या इसके अंदर COS भी है? चेक करो जरा। इधर से आप गए ऊपर, CH3 मिल जाएगा। इधर जब आप जाओगे तो नीचे CH3 मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो तो उनको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहां CH3 ऊपर है, यहां CH3 नीचे है, इधर H ऊपर है, इधर H नीचे है। तो इस कंपाउंड के अंदर समझ में आ गया आपको कि क्या चीज मौजूद है बच्चों? बिल्कुल, COS मौजूद है। तो POS भी मौजूद है, COS भी मौजूद है। लग रहा है कि हम फॉर्म को मीजो बोल दें, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मन में सोचना पड़ेगा कि क्या इसकी कोई दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बन सकती है। तो जरा आप देखो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म जो ऑप्टिकली कैसी हो? एक्टिव। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? CH3 इधर कर दो और ये वाला पार्ट इधर कर दो। ये बना लिया आपने। इस कंपाउंड के अंदर क्या चीज मौजूद है? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला इसके अंदर भी मिल जाएगा। क्या? POS। इट मींस इस फॉर्म को मीजो फॉर्म कहना गलत है। ठीक है। अब जो सवाल आपको मिल रहे हैं उनको जरा सा अच्छी तरह से ट्राई करिए। साथ ही साथ पहले आपको ये दो सवाल करने, रजिस्टर पर लिखना है आपको। इसमें आपको बताना है कि कौन से दो आपका एनेंशियोमेरिक पेयर हैं। बस आप ये चीज बच्चों अब याद रखिएगा कि अगर POS मिल गई, अगर POS मिल गई तो जनरली, अगर POS मिल गई तो जनरली वो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज दो अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, वो सेम होती हैं। सर ये जनरली क्यों बोला? एक सेकेंड। ये जनरली इसलिए बोला, जैसे इस कंपाउंड को देखिए आप, यहां 3 कायरल सेंटर हैं। ठीक है, 3 कायरल सेंटर हैं और इस जगह पर हमको POS मिल रही है। ये दोनों कट जाएंगे, ये वाली बॉल आधी आधी कट जाएगी,
ये वाली आधी आधी कट जाएगी, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी पीओएस मिल रही है। पीओएस मिल रही है। अब ये कंपाउंड की इमेज, ये कंपाउंड की इमेज जो है वो क्या हो जाएगी अगर हम इसके बारे में सोचें। तो यहां मैंने जो जनरली शब्द बोला ना, वो इस कारण से बोला कि यदि कोई आपसे ये पूछ ले कि ये OH है, ये H है, यहां पर ये OH है, ये H है, इधर ये COH है, क्या ये दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं? नहीं, ये दोनों चीजें आइडेंटिकल नहीं, जबकि ये भी फॉर्म कैसी है, मीजोफॉर्म। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सीधे सीधे ये न कह दें कि दो चीजें जो एक दूसरे से, लेकिन यहां पर ये वाली बात तो प्रूफ नहीं हो रही ना, यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर पीओएस मिल रही है, देखना जरा सा, अगर इसके अंदर पीओएस मिल रही है तो इसका ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज दो अलग अलग चीजें तो नहीं होंगी, वो तो एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल होंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मैंने ऊपर बात बोली वो जनरली शब्द शायद मैंने इसलिए बोल दिया कि दो मीजोफॉर्म एक दूसरे पर हमेशा सुपर इंपोजेबल हों, दो मीजोफॉर्म एक दूसरे पर हमेशा सुपर इंपोजेबल हों, यह जरूरी नहीं है। ठीक। अब तक बच्चों आपने खूब सारे टर्म देख लिए, रेसमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड। ठीक। ये ऑप्टिकल का एक तरह से आप ये कह लीजिए कि हम लोगों ने 80% भाग जो है, 80% इसका जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आपको जो मैं आज क्वेश्चन दे रहा हूं उसकी खूब जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए और इस 80% वाले पार्ट को पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों।